हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3। मैंने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको कराया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी जरूर देखें। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, जो कि 29 क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 तक करा रखा था, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं 30 से। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। पहला ऑप्शन है गिलब्रेथ, दूसरा ऑप्शन है टेलर, और तीसरा ऑप्शन है हमारा रॉबर्टसन, और चौथा ऑप्शन है हमारा किम्बाल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में सबसे पहले FW टेलर साहब ने बताया। सबसे पहला जो वैज्ञानिक प्रबंध है, या सबसे पहला जो प्रबंध का सिद्धांत है, वो किनके द्वारा दिया गया था? वो FW टेलर के द्वारा दिया गया था, जो कि हमारे वैज्ञानिक प्रबंध के पिता माने जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, मानसिक क्रांति मूलाधार है। मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। सबसे पहली बात यहाँ पर मानसिक क्रांति, जब तक जो हमारा वैज्ञानिक प्रबंध का प्रादुर्भाव या वो वैज्ञानिक प्रबंध चलन में नहीं आया था, तब तक क्या होता था कि मजदूरों को, कर्मचारियों को एक संस्था में उनको जितना सैलरी मिलना चाहिए वो भी सही से नहीं मिल पाता था। तो ये क्रांति आया, मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन। तो वैज्ञानिक ऑप्शन हमारा ए नंबर ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट। बी नंबर ऑप्शन है संयोजक का, कॉम्बिनेशन। सी नंबर ऑप्शन है विवेकीकरण का, रियलाइजेशन। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज करेक्ट आंसर। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 आता है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। पहला ऑप्शन है हमारा गति अध्ययन, मोशन स्टडी। दूसरा ऑप्शन है हमारा थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है हमारा गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी। चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी और समय अध्ययन, यह हमारा सही आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 33, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज 35%, 50% एंड 75%। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा 75%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 34, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी। वेजेस गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। देखिए, 1913 मतलब 1913 से पहले जो मैनेजमेंट चलता था हमारे यहाँ, वो क्या था? वो परंपरागत, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था। और 1913 में जो FW टेलर साहब ने लाया, वो मैनेजमेंट क्या था? वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट था। तो उससे पहले जो लेबर को मजदूरी दी जाती थी, वो बहुत कम मात्रा में दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कम, लो। बी ऑप्शन है अधिक, हाई। सी ऑप्शन है अधिकतम, मैक्सिमम। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी, लो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा आता है वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम, मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम, मिनिमम।
ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सी सामान्य, नॉर्मल। तो देखिए जब वैज्ञानिक प्रबंध आया तो उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत सारी तरह की चेंजेज आई, मतलब परिवर्तन हुआ। जो पहले जो हमारा मैनेजमेंट का काम था, मैनेजमेंट जिस तरह वर्क करता था संगठन में, उसमें बहुत सारी चेंजेज आए, जिसके कारण क्या हुआ, वहां जब लेबर को परंपरागत प्रबंध में, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में लेबर को का जो भुगतान होता था वो बहुत कम पैसे मिलते थे। और जब आप भी कहीं काम करने जाओगे, आपके काम के बदले बहुत कम पैसे मिलेंगे, तो आप वहां पे अच्छे से काम नहीं करोगे, और जहां आपको पैसे सही मिलना शुरू हो जाएगा तो आप सही से काम करना शुरू कर दोगे। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध के आने से जो मजदूर थे, जो लेबर थे, जो कर्मचारी थे, उनको सही मात्रा में पैसे मिलने लगे, जिससे कि वो सही मात्रा में अधिकतम से अधिकतम उत्पादन का कार्य संभव बनाने लगे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हमारा आता है 36 नंबर क्वेश्चन, जो कि कहता क्या है, देखें, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ होती है। वैज्ञानिक प्रबंध के कारण हमारा संस्था का लाभ बढ़ता है या घटता है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट आर, पहला ऑप्शन है बढ़ना, इंक्रीज, कमी, रिड्यूस्ड, कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जैसा कि मैंने बताया कि इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो वहां हमने किया था अधिक होता है। जब आपकी संस्था प्रोड्यूस अधिक करेगी तो ये बात सही है कि वो संस्था का जो प्रॉफिट होगा वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध के कारण संस्था की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ना किस ऑप्शन में है, बढ़ना हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 37, जिसमें कि क्या कहता है, देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स, मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध के आने से श्रमिकों को क्या होता है, उनको लाभ होता है, ऑप्शन नंबर ए में है, लाभ होता है, बेनिफिटेड। दूसरा ऑप्शन है हानि होती है, सफर, लॉस। तीसरा ऑप्शन होता है कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट। चौथा ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि वैज्ञानिक प्रबंध के आने से उनकी सैलरी क्या हो गई, बढ़ गई। जब आपकी मजदूरी जो मिलता था, जो पहले पैसे मिलते थे, वो क्या हो गए, बढ़ गए। साथ में आपके समय, कार्य के समय का भी निर्धारण हुआ कि आपको इतना ही समय देना है संस्था को, संगठन को, कंपनी को, उससे ज्यादा आपको समय नहीं देना है। तो मान लीजिए ट्रेडिशनल में क्या था, वहां प्रबंध था नहीं, वहां जिसका मालिक का जो मन होता था वो करते थे। तो प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध के आने से सबसे पहले मजदूरी बढ़ी, उसके बाद समय का निर्धारण हुआ कि एक कर्मचारी जो होंगे वो इतना ही समय हमारे संगठन को कार्य देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध के आने से श्रमिकों को लाभ होता है। अब लाभ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो लाभ हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे। सॉरी, यहाँ पे हु मिस्टेक है, हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बोल रहा हूं और इससे पहले भी आपको कई बार बताया हूं कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो पिता हैं वो कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी भी एग्जाम में जाइएगा जिसमें कि मैनेजमेंट से पूछेगा, और उसमें भी आपके सेकेंड चैप्टर जो है आपके बुक का, उसमें क्या है, प्रबंध की अवधारणा सिद्धांत है, और बहुत सारे में है प्रबंध पर जो विचार है। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि सबसे पहला जो सिद्धांत लेके आए थे वो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब लेके आए थे, इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब को कहते हैं। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का कब प्रारंभ हुआ। व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट आर इंट्रोड्यूस। हम जो हमारे सामने या हम तो उस टाइम थे नहीं,
तो जो लोग थे उनके सामने वैज्ञानिक प्रबंध कब आए? तो आप तो ऐसा कह नहीं सकते थे, हम थे नहीं तो हम जानते नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है 1913 1913 हमारा जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो कब आया? वो 1913 में आया। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए अब बात चल रही थी एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब की, तो उन्होंने दिया था हमारा वैज्ञानिक प्रबंध। अब बात आई हेनरी फ्योल की, तो इन्होंने दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रशासनिक प्रबंध की अवधारणाएं। इनके अंतर्गत जो हमारा ऑप्शन है, पहले दिया हुआ ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में है 5, बी ऑप्शन में है 10 और सी ऑप्शन में है 14 और डी ऑप्शन में है 15। तो देखिए हेनरी फ्योल साहब जो कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के प्रोपाउंडेड थे, उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, वो कितना दिया था? 14 प्रिंसिपल है। और याद कर लीजिएगा इन प्रिंसिपल्स का नाम, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं, उसमें कोई एक सिद्धांत का नाम दे देगा, कोई एफ.डब्ल्यू. टेलर का दे देगा, उसमें आपको टिक करना होगा। इसलिए 14 का 14 सिद्धांत ऑन टंग मतलब जीभ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन। तो हेनरी फ्योल कहां जन्मे थे इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जापान, ऑप्शन नंबर बी है हमारा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है हमारा अमेरिका। तो हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 42। इसमें क्या पूछता है, चलिए देखते हैं। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। प्रस्तुतकर्ता मतलब कि जिसने प्रशासनिक मैनेजमेंट को दिया, जैसे कि आप ही कोई सिद्धांत देंगे तो सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता आप क्या कर रहे हैं? लोगों के सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर? ऑप्शन नंबर ए फ्योल, ऑप्शन नंबर बी टेलर, ऑप्शन नंबर सी कैरी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हेनरी फ्योल जो है उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिया था, इसलिए यहां केवल फ्योल है। तो आप टिक करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हमारा आता है प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन नंबर ए गतिशील डायनेमिक, ऑप्शन नंबर बी लोचशील फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक यूनिवर्सल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो गतिशील मतलब कि गतिशील का मतलब उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, ये ना होना चाहिए कि उसमें टाइम का बर्बादी हो। लोचशील, अब लोचशील अगर मान लीजिए फ्लेक्सिबल, जैसा कि आप एक रबर ले ले और रबर को ऐसे खींचेंगे तो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। अगर प्रबंध के सिद्धांत जो होंगे वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि मान लीजिए संगठन में कई तरह के बदलाव होते रहते हैं, मौसमों के अनुसार से, किसी इकोनॉमिक घटना हो जाने के अवसर पे, या मान लीजिए किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है तो उस समय हमारा इकोनॉमिक सब में क्या होगा? बहुत ही बदलाव आएगा। तो प्रबंध के सिद्धांत अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो उसमें हम सफल ना हो पाएंगे। अब हमारा ऑप्शन नंबर सी है सार्वभौमिक, जिसे सब मानता है। अब हेनरी फ्योल हैं तो फ्रांस के, अब उनका सिद्धांत हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनका सिद्धांत जो है वो पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, तो इसीलिए सार्वभौमिक। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रबंध के सिद्धांत नहीं। अब पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रबंध के सिद्धांत है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रबंध के सिद्धांत नहीं। तो यहां पर हमारा पहला नंबर ऑप्शन है सार्वभौमिक यूनिवर्सल, जो कि पिछले ऑप्शन में मैंने समझाया था। अब लचीला फ्लेक्सिबल, रबर का ऑप्शन दिया था, आपको याद होगा। संपूर्ण एब्सोल्यूट मतलब पूरा है, इसमें कुछ कमी नहीं है। व्यवहारिक बिहेवियर, आप लोगों को वैसे पढ़ना है सिलेबस में,
दो ही सिद्धांत, एक है जो कि हमारे टेलर साहब ने दिया है वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, और एक है हमारा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत, जो कि फेयोल द्वारा दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो एल्टन मयो ने दिए, XYZ थ्योरी वगैरह हैं, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है। आगे के सिलेबस में जब आप नेट की तैयारी करेंगे तो उन सब के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होगा। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूं संपूर्ण। अगर मान लीजिए टेलर साहब का सिद्धांत जो होगा वो संपूर्ण होता, उसमें कोई कमी नहीं होती, तो क्या फेयोल साहब का सिद्धांत जरूरी होता? नहीं ना। अगर कोई चीज पूरा है, मान लीजिए आप एक डब्बा बिस्किट का खरीद रहे हैं और आपका पेट भर नहीं रहा है, तभी ना आप दूसरा डब्बा खरीदोगे। इसी तरह प्रबंध का भी सिद्धांत जो है समय समय पर वो अधूरा माना गया, उसके जगह पे नया नया सिद्धांत लाया गया। और जो हमारा जो फेयोल साहब का सिद्धांत था, वो पहले था टेलर साहब का सिद्धांत, तो वो था कि कर्मचारी को उसमें ध्यान में नहीं रखा गया, लेकिन फेयोल साहब के सिद्धांत में कर्मचारियों को ही बेस माना गया। अब चौथा है व्यवहारिक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि कोई भी सिद्धांत संपूर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समय बदलते ही उसमें परिवर्तन होना निश्चित हो जाता है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पक्ष की व्याख्या करता है? मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, व्हिच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड दिस सेंटेंस। तो हमारा यहाँ ए है सार्वभौम यूनिवर्सल, बी है हमारा फ्लेक्सिबल, सी है हमारा संपूर्ण और डी है हमारा व्यवहारिक। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? एक कार्य को निष्पादन मतलब उसको करना है, तो उसके लिए सर्वोत्तम रास्ता क्या होगा? लचीला होगा। इससे तो मतलब नहीं है, एक रास्ता ढूंढना है, तो वो होगा हमारा व्यवहारिक सिद्धांत से रिलेटेड है। चलिए अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसके बाद आप लोगों को वन डे बीच करके, मतलब एक दिन गैप करके आपको अब इकोनॉमिक्स का भी, किस सब्जेक्ट का? इकोनॉमिक्स, जो कि सब्सिडी पेपर नंबर 4 है, उसका भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे भी बताएं कि सर यहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटने का प्रयास ना करें। हाँ, कुछ चीजें हैं